बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी शारूनादा अपने कारवां में सबसे आगे चल रहा था। उसे अच्छे वस्त्र पसंद थे, इसलिए वो बेहतरीन वस्त्र पहनता था। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वो बहुत तेज भागने वाले अरबी घोड़े पर सवारी करता था। उसे देखकर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। निश्चित रूप से लोगों को यह शक नहीं हुआ होता कि अंदर से वो परेशान है। दमिश्क से वापस लौटने की यात्रा लंबी है और इसमें रेगिस्तानों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल शाहरूनादा को खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। खूंखार अरब जनजातियां कारवाहों को लूटने की फिराक में रहती हैं, परंतु उसे इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास घुड़सवार रक्षकों का समूह था जो कारवां की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। शाहरूनादा के साथ एक युवक चल रहा था जिसे वो दमिश्क से ला रहा था। उसी की वजह से शाहरूनादा परेशान था। उस युवक का नाम हादान गुला था, जो उसके पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता था। वो गुला का इतना कृतज्ञ था कि उसके कर्ज को कभी नहीं उतार सकता था। वो अरद गुला के पोते के लिए कुछ करना चाहता था, परंतु उसने इस बारे में जितना सोचा ये काम उसे उतना ही मुश्किल लगा। सबसे बड़ी मुश्किल वो युवक स्वयं था। उस युवक ने हाथों में अंगूठियां और कान में छल्ले पहन रखे थे। ये देखकर शाहरूनादा ने सोचा, वो सोचता है कि आभूषण मर्दों के लिए होते हैं, परंतु उसके पास अपने दादा का संकल्पवान चेहरा भी है। उसके दादा ने इस तरह के भड़कीले वस्त्र कभी नहीं पहने। बहरहाल मैं चाहता था कि वो मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे आशा थी कि वो कोई ढंग का काम शुरू करे और अपने पिता से दूर रहे, जिन्होंने विरासत में मिले धन को गंवा दिया था। हादान गुला ने उसके विचारों में बाधा डाली। आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? अपने कारवां के साथ लंबी यात्राओं कर क्यों जाते हैं? आप कभी जिंदगी का आनंद लेने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? शाहरूनादा मुस्कुराया। जिंदगी का आनंद? अगर तुम शाहरूनादा की जगह होते तो तुम जिंदगी का आनंद लेने के लिए क्या करते? अगर मेरे पास आपकी जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी गर्म रेगिस्तानों की यात्रा नहीं करता। धन मेरे पर्स में जितनी तेजी से आता, मैं उसे उतनी ही तेजी से उड़ा डालता। मैं सबसे महंगे कपड़े और सबसे दुर्लभ रत्न पहनता। मैं इसी तरह की जिंदगी जीता, क्योंकि इसी तरह जीने में तो आनंद है। दोनों ही हंसे। शाहरूनादा के मुंह से बरबस निकल गया। तुम्हारे दादाजी आभूषण नहीं पहनते थे? फिर उसने कुछ सोचकर मजाक में कहा, क्या तुम कभी काम नहीं करते? हादान गुला ने जवाब दिया, काम तो नौकर करते हैं। शाहरूनादा ने अपने होंठ काट लिए, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से सवारी करते रहे जब तक कि पगडंडी उन्हें ढाल पर नहीं ले आई। यहां उसने अपने घोड़े की रास खींची और दूर दिखने वाली हरी घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो राही घाटी, और नीचे देखो, वहां पर तुम्हें बेबीलोन की दीवारें धुंधली धुंधली दिख सकती हैं। वो मीनार बेल का मंदिर है। अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं तो तुम इसके ऊपर अमर ज्योति का धुआं भी देख सकते हो। तो बेबीलोन ये है। मैं हमेशा दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर को देखना चाहता था। बेबीलोन जहां मेरे दादाजी ने दौलत कमाई थी। काश वे अब भी जिंदा होते। अगर वे जिंदा होते तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं होती। तुम ये क्यों चाहते हो कि वे इस धरती पर अपने निर्धारित समय से ज्यादा रहते? तुम और तुम्हारे पिता भी तो उनके पदचिह्नों पर चल सकते हो, परंतु हम दोनों में ही उनकी जितनी प्रतिभा नहीं है। पिताजी और मैं दोनों ही धन को आकर्षित करने का रहस्य नहीं जानते हैं। शाहरूनादा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने घोड़े की रांस ढीली छोड़ दी। फिर वो कुछ सोचता हुआ घाटी की पगडंडी से उतरने लगा। उनके पीछे कारवां लाल धूल का बादल उड़ाता आ रहा था। कुछ समय बाद वे राजमार्ग पर पहुंच गए और सिंचित खेतों में से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ गए। 3 बूढ़े किसान एक खेत की जुताई कर रहे थे। शाहरूनादा का ध्यान उनकी तरफ गया। वो उसे जाने पहचाने लगे। कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुजरें और आपको वही लोग वहीं पर खुदाई करते मिल जाएं। बहरहाल उसके दिल ने कहा कि वे वही थे। उनमें से एक हल को कमजोरी से पकड़े था, बाकी बैलों के पास चल रहे थे और उन्हें कोंच रहे थे ताकि वे ढंग से काम करें। 40 साल पहले उसे इन लोगों से ईर्ष्या होती थी। उस समय की जिंदगी से अपनी जिंदगी की अदला बदली करने में उसे कितनी खुशी हुई होती, परंतु अब कितना फर्क था। उसने गर्व से अपने पीछे आते कारवां, बेहतरीन ऊंटों और गधों को देखा, जिन पर दमिश्क के कीमती सामान का ऊंचा ढेर लदा हुआ था। ये सब उसका था और ये उसकी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा था। उसने जुताई करने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोग 40 साल पहले जहां थे अब भी वहीं पर हैं।
वे अब भी उसी खेत को जोत रहे हैं। ऐसा लगता तो है, परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये वही लोग हैं? शाहरुनादान ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले भी यहीं पर देखा है। उसके दिमाग में यादें सरपट भाग रही थीं। वो अतीत को दफन क्यों नहीं कर सकता? वो वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता? फिर उसके दिमाग में अरदगुला के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर कौंध गई। उसके और युवक के बीच का अवरोध तत्काल गायब हो गया। परंतु वो इस अभिमानी युवक की मदद कैसे कर सकता है, जिसके दिमाग में फिजूल खर्ची के विचार भरे थे और जिसके हाथों में रतन थे? काम करने के इच्छुक लोगों के लिए उसके पास बहुत काम था, परंतु उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था जो काम करने को हेय दृष्टि से देखते हों और खुद को श्रेष्ठ मानते हों। बहरहाल वो अरदगुला का इतना आभारी था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। उसे पूरी कोशिश करना ही थी। उसने और अरदगुला ने कभी आधी अधूरी कोशिश नहीं की थी। वे ऐसे लोग नहीं थे। उसके दिमाग में तत्काल एक योजना कौंध गई, फिर आपत्तियां आईं। उसे अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आया। उसने सोचा कि इस योजना पर अमल करने से उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, परंतु तत्काल निर्णय लेने की आदत के कारण उसने इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया और कर्म करने का फैसला किया। उसने सवाल पूछा, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे योग्य दादाजी और मैं पार्टनर कैसे बने, जिस वजह से हम दोनों ही दौलतमंद बन गए? युवक ने उतावलेपन से कहा, इसके बजाय आप मुझे सीधे सीधे ये क्यों नहीं बता देते कि आपने धन कैसे कमाया? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं। शाहरुनादान ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे कहा, हम इन जुताई करने वाले लोगों से शुरू करते हैं। तब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। मेरे साथ मेगिडो नाम का किसान था। इन लोगों को जुताई करते देखकर उसने नाक भौं सिकोड़ी थी और कहा था कि वे लापरवाही से खेत जोत रहे थे। मेगिडो मेरे पास ही जंजीर से बंधा था। उसने कहा, इन आलसी लोगों को देखो, हल पकड़ने वाला गहराई से जोतने की कोशिश नहीं कर रहा है, बैलों को साधने वाले बैलों को सही मार्ग पर नहीं रख पा रहे हैं। इतनी खराब जुताई के बाद वे अच्छी फसल उगाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हादानगुला ने हैरानी से पूछा, आप और मेगिडो जंजीर से बंधे थे? हाँ, हमारी गर्दन पर कांसे के पट्टे थे और हमारे बीच में भारी जंजीर थी। उसके पास में ही भेड़ों का चोर जेबेदो था, जिससे मैं पहले हारून में मिला था। सबसे अंत में जो व्यक्ति था, उसे हम समुद्री डाकू कहते थे, क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था। हमारे ख्याल से वो जहाजी था, क्योंकि जहाजियों की तरह ही उसके सीने पर 2 सांप गुदे हुए थे। जंजीरें इस तरह से बंधी थीं ताकि 4 लोग एक साथ चल सकें। आप गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़े थे? हादानगुला ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे दादाजी ने कभी तुम्हें नहीं बताया कि मैं गुलाम था? वे अक्सर आपके बारे में बातें करते थे, परंतु उन्होंने कभी इस बात की ओर संकेत नहीं किया। वे ऐसे इंसान थे जिन्हें गहरे से गहरे रहस्य पूरे विश्वास के साथ बताए जा सकते थे। मैं तुम पर भी भरोसा कर सकता हूं ना? शाहरुनादान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं चुप रहूंगा, परंतु मैं हैरान हूं। मुझे बताएं कि आप गुलाम कैसे बने? शाहरुनादान ने अपने कंधे उचकाए। कोई भी आदमी कभी भी गुलाम बन सकता है। जुए और शराब के कारण मुझ पर यह संकट आया था। मैं अपने भाई की गलतियों का शिकार हुआ था। एक झगड़े में उसने अपने मित्र को मार डाला। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मेरे भाई पर कानून के मुताबिक मुकदमा चले, इसलिए उन्होंने मुझे कानूनी रूप से मृत व्यक्ति की विधवा के हवाले कर दिया। जब मेरे पिता मुझे मुक्त कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए, तो उस विधवा ने गुस्से में आकर मुझे गुलामों के व्यापारी के हाथों बेच दिया। कितनी शर्म और अन्याय की बात है, परंतु मुझे बताएं, आप दोबारा कैसे स्वतंत्र हुए? हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे। अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वहां से निकलते समय खेत जोतने वालों ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी। एक ने अपना फटाहल टोप उठाकर और सिर झुकाकर हमारा अभिवादन किया और कहा, सम्राट के अतिथियों, बेबीलोन में आपका स्वागत है। वे सीथों पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां पर दावत का आयोजन किया गया है। दावत में मिट्टी की ईंटें और प्याज का सूप है। इसके साथ ही वे जोर से हंस पड़े। समुद्री डाकू ये सुनकर आपे से बाहर हो गया और उन्हें गालियां देने लगा। मैंने उससे पूछा, इन लोगों ने ये क्यों कहा कि सम्राट सीतों पर हमारा इंतजार कर रहे हैं? वो बोला, सीथों तक ईंट ढोने वाले अपनी कमर तोड़ने तक ईंट ढोते रहते हैं। यह भी संभव है कि कमर तोड़ने से पहले ही सैनिक पिटाई करके उनकी जान ले लें, पर वे मेरी पिटाई नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। फिर मेगिडो बोला, मालिक अपने इच्छुक और मेहनती सेवकों की पिटाई करके उनकी जान क्यों लेंगे? मालिक अच्छे गुलामों को पसंद करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जेबीडी ने टिप्पणी की, मेहनत कौन करना चाहता है? ये खेत जोतने वाले समझदार हैं, ये अपनी कमर नहीं तोड़ रहे हैं।
ये सिर्फ काम चला रहे हैं। मैगिडो ने विरोध करते हुए कहा, आप काम टालकर प्रगति नहीं कर सकते। अगर आप दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोतते हैं तो ये बहुत अच्छा काम है और हर मालिक ये बात जानता है। परंतु अगर आप एक दिन में सिर्फ आधा हेक्टेयर जोतते हैं तो ये काम को टालना है। मैं काम नहीं टालता, मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छी तरह से काम करना पसंद है, क्योंकि मैंने पाया है कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। इसी की बदौलत मुझे अपनी सारी अच्छी चीजें मिली हैं, मेरा खेत, मवेशी और फसल, सब कुछ। ज़ेबिडो ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, और इस समय वे सारी चीजें कहाँ हैं? मुझे लगता है कि आदमी को चालाक बनना चाहिए और बिना मेहनत किए आगे बढ़ना चाहिए। यही बेहतर नीति है। तुम देखना, अगर हमें दीवारों पर काम करने के लिए बेच दिया जाएगा तो मैं पानी का थैला उठाऊंगा या ऐसा ही कोई आसान काम करूंगा, जबकि तुम, जो काम करना पसंद करते हो, ईंटें ढोकर अपनी कमर तोड़ लोगे। वो मूर्खतापूर्ण अंदाज में हंसा। उस पूरी रात मैं दहशत में रहा। मैं सो नहीं पाया। मैं गार्ड की रस्सी के करीब खिसक आया। जब बाकी लोग सो गए तो मैंने पहरा देने वाले गार्ड गोडोसो का ध्यान आकर्षित किया। वो उन लुटेरे अरब वासियों में से था जो आपका पर्स लूटते समय ये सोचते थे कि उन्हें आपका गला भी काट देना चाहिए। मैंने फुसफुसाकर पूछा, गोडोसो, मुझे बताओ कि जब हम बेबीलोन पहुंचेंगे तो क्या हमें दीवारों के काम में लगाने के लिए बेचा जाएगा? उसने सावधानी से पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं गिड़गिड़ाया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं जवान हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं दीवारों पर काम करते हुए नहीं मरना चाहता, मैं पिटाई से नहीं मरना चाहता। क्या अच्छा मालिक मिलने की कोई संभावना है? उसने धीमे से कहा, मैं बताता हूं, गोडोसो को कोई दिक्कत मत दो। अक्सर हम सबसे पहले गुलामों के बाजार में जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब खरीदार आएं तो उनसे कहो कि तुम अच्छे मेहनती आदमी हो और तुम अच्छे मालिक के लिए कड़ी मेहनत करोगे। पूरी कोशिश करो ताकि खरीदार तुम्हें खरीद लें। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अगले दिन तुम ईंटें उठाओगे, जो बहुत कठोर काम है। उसके जाने के बाद मैं गर्म रेत में लेट गया और सितारों की तरफ देखते हुए काम के बारे में सोचने लगा। मैगिडो ने कहा था कि काम उसका सबसे अच्छा मित्र है। मैं सोच रहा था, क्या वो मेरा भी अच्छा मित्र होगा? निश्चित रूप से होगा, अगर वो मुझे इस संकट से निकाल ले। जब मैगिडो जागा तो मैंने उसके कान में फुसफुसाकर ये अच्छी खबर दी। जब हम बेबीलोन की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे लिए ये आशा की इकलौती किरण थी। शाम को हम दीवारों के पास पहुंचे। हमें दिख रहा था कि लोगों की लंबी कतारें काली चींटियों की तरह ऊंचे रास्तों पर ऊपर नीचे आ जा रही हैं। करीब पहुंचने पर हमें ये देखकर हैरानी हुई कि हजारों लोग काम कर रहे थे। कुछ खंदक में खुदाई कर रहे थे, कुछ मिट्टी की ईंटों में मिट्टी मिला रहे थे। बहुसंख्यक लोग ईंटों को बड़ी बास्केट में लेकर मैसन्स तक जाने वाली ऊंची पगडंडियों पर चल रहे थे। ठेकेदार ढीले मजदूरों को गालियां दे रहा था और कतार में न चलने वाले लोगों की पीठ पर चाबुक चला रहा था। थके हुए कमजोर लोग अपनी भारी बास्केट के बोझ से लड़खड़ाकर गिर जाते थे और दोबारा नहीं उठ पाते थे। अगर चाबुक के बावजूद वे उठकर खड़े नहीं होते थे तो उन्हें रास्ते में एक तरफ धकेल दिया जाता था और वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता था। जल्द ही उन्हें दूसरे कायरों के पास पहुंचा दिया जाता था, जहां कब्र उनका इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा, अगर मैं गुलामों के बाजार में नहीं बिकूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। गुडोसो ने सही कहा था। हमें शहर के द्वार से गुलामों की जेल तक ले जाया गया और अगली सुबह हमें बाजार में खड़ा कर दिया गया। मेरे बाकी साथी डरे हुए थे। वो सिर्फ गार्ड के चाबुक की वजह से ही हिल-डुल रहे थे ताकि खरीदार उनकी जांच कर सके। मैगिडो और मैं उत्सुकता से हर खरीदार से बातें कर रहे थे, बशर्ते वो हमें ऐसा करने की अनुमति दे। गुलामों के व्यापारी ने राजा के सैनिक बुलाए, जिन्होंने समुद्री डाकू को जंजीरों से बांध दिया, और जब वो उसने प्रतिरोध किया तो उसकी क्रूरता से पिटाई की। जब वे उसे पकड़कर ले गए तो मुझे उस पर दया आई। मैगिडो को महसूस हुआ कि हम जल्द ही एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जब आसपास कोई खरीदार नहीं था तो उसने मुझसे गंभीरता से बातें की और मुझे बताया कि काम भविष्य में मेरे लिए कितना बहुमूल्य साबित होगा। कुछ लोग काम से नफरत करते हैं और इसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। बेहतर होगा कि इसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो और इसे पसंद करो। इस बात की परवाह मत करो कि यह मुश्किल है। अगर तुम एक बेहतरीन मकान बना रहे हो तो तुम्हें यह परवाह नहीं होती कि लट्ठे भारी हैं और कुआं दूर है जहां से पानी लाना पड़ता है। मुझसे ये वादा करो कि अगर तुम्हें कोई खरीद ले तो तुम उसके लिए अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे।
अगर वो तुम्हारे काम से प्रभावित ना हो तो भी परवाह मत करना। याद रखना, अगर काम अच्छी तरह से किया जाए तो काम करने वाले को इससे हमेशा लाभ होता है। इससे वो बेहतर इंसान बन जाता है। तभी वहां पर एक सुगठित किसान आकर हमारी जांच करने लगा, इसलिए मेगिडो ने अपनी बात यहीं पर खत्म की। मेगिडो ने उसके खेत और फसलों के बारे में पूछा और उसे जल्द ही ये विश्वास दिला दिया कि वो बहुत ही उपयोगी गुलाम साबित होगा। काफी देर तक गुलामों के व्यापारी से भावताव करने के बाद किसान ने अपने वस्त्र के नीचे से अपना मोटा पर्स निकाला और जल्द ही मेगिडो अपने नए मालिक के साथ आंखों से ओझल हो गया। कुछ और लोग भी सुबह ही बिक गए। दोपहर में गोडोसो ने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि गुलामों का व्यापारी उकता गया। इस स्थिति में वो रात भर इंतजार नहीं करेगा, बल्कि शाम होते ही बचे हुए गुलामों को सम्राट के आदमियों को बेच देगा। ये सुनकर मैं बहुत छटपटाने लगा। उसी समय एक मोटा और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति दीवार के पास आया। उसने पूछा कि क्या उनमें से कोई बेकर यानी ननबाई है। मैंने उससे पूछा, आप जैसा अच्छा बेकर किसी दूसरे घटिया बेकर को क्यों खोज रहा है? क्या मेरी तरह के किसी इच्छुक युवक को अपनी कला सिखाना ज्यादा आसान नहीं होगा? मेरी तरफ देखें, मैं युवा हूं, शक्तिशाली हूं और मुझे काम करना पसंद है। मुझे एक मौका तो दें। मैं आपके लिए धन कमाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वो मेरी इच्छा से बहुत प्रभावित हुआ और गुलामों के व्यापारी के साथ सौदेबाजी करने लगा। हालांकि व्यापारी ने मेरी तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, परंतु इस समय वो मेरी योग्यताओं, मेरी अच्छी सेहत और मेरे अच्छे स्वभाव की तारीफों के पुल बांध रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई मोटा बैल हूं जिसे किसी कसाई के हाथों बेचा जा रहा हो। आखिरकार जब सौदा पूरा हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने नए मालिक के साथ चल दिया और ये सोचने लगा कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं। मेरा नया घर मुझे काफी पसंद आया। मेरे मालिक नानानेद ने मुझे सिखाया कि अहाते में रखी जौ को पत्थर की सिल पर कैसे पीसना है, अवन में आग कैसे जलाना है और फिर शहद वाले केक के लिए तिल को बहुत बारीक कैसे पीसना है। मेरा बिस्तर अनाज के भंडार वाले शेड में लगा था। यहां पर एक बूढ़ी गुलाम महिला हाउसकीपर थी। स्वास्ति नाम की इस महिला ने मुझे अच्छी तरह खाना खिलाया और जब मैंने भारी कामों में उसकी मदद की तो वो खुश हो गई। मैं यही अवसर तो चाहता था ताकि मैं अपने मालिक की नज़रों में मूल्यवान बन सकूं। मैं आशा कर रहा था कि स्वतंत्रता हासिल करने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने नैनानेत से कहा कि वो मुझे सिखाए कि आटे को कैसे गूंथा जाता है और बेकिंग कैसे की जाती है। उसने मुझे ये सिखा दिया और वो मेरे सीखने की इच्छा से बहुत खुश हुआ। बाद में जब मैं इस काम को अच्छी तरह करने लगा तो मैंने उससे कहा कि वो मुझे शहद के केक बनाना भी सिखा दे। जल्दी ही मैं बेकिंग का सारा काम करने लगा। मेरे मालिक को अब पूरा आराम मिल गया था। वे आलस की जिंदगी से बहुत खुश थे, परंतु स्वास्ति ने अप्रसन्नता में अपना सिर हिलाया। इंसान के पास कोई काम ना होना बुरी बात है। मैंने महसूस किया कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना था जिससे मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए कुछ सिक्के कमा सकूं। बेकिंग का काम दोपहर तक खत्म हो जाता था। मैंने सोचा कि अगर मैं दोपहर के बाद कुछ कमाई करूं और उसे अपने मालिक के साथ बांट लूं तो नानानेद राजी हो जाएंगे। फिर मेरे मन में ये विचार आया, क्यों ना शहद के केक ज्यादा बना लूं और उन्हें शहर की सड़कों पर भूखे लोगों को बेचूं। मैंने नानानेद को ये विचार इस तरीके से बताया, दोपहर तक मेरा बेकिंग का काम खत्म हो जाता है। अगर मैं उसके बाद आपके लिए धन कमा सकूं तो क्या आप मेरी आमदनी का कुछ हिस्सा मुझे दे देंगे? मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी कुछ पैसा रहे, जिसकी जरूरत हर इंसान को अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए होती है। क्यों नहीं, उसने स्वीकार किया। जब मैंने उसे अपनी योजना बताई कि मैं बाजार में शहद के केक बेचने के बारे में सोच रहा हूं तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सुझाव दिया, हम ये कर सकते हैं, तुम 1 पेनी में 2 केक बेचना। जितनी कमाई होगी उसमें से आधे तो आटे, शहद और ईंधन की लकड़ी के खर्च के रूप में मैं ले लूंगा। बाकी बची कमाई में से आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। मैं उसके इस उदार प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ कि मुझे बिक्री का 1/4 हिस्सा मिलेगा। उस रात मैंने देर तक काम करके एक ट्रे बनाई ताकि मैं उस पर केक रख सकूं। नानानेद ने मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए ताकि मेरा हुलिया ठीक दिखे। स्वास्ति ने मालिक के कपड़ों पर पैवन लगा के उन्हें धोकर साफ कर दिया। अगले दिन मैंने शहद के ज्यादा केक बनाए। मैंने सोचा ट्रे पर रखे हुए भूरे केक देखकर लोगों का मन ललचा जाएगा।
मैं सड़क पर जाकर जोर जोर से अपने केकों के बारे में चिल्लाने लगा। पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और मैं हताश हो गया। बहरहाल मैं जुटा रहा। बाद में जब दोपहर को लोगों को भूख लगी तो केक धड़ाधड़ बिकने लगे और जल्दी ही मेरी ट्रे खाली हो गई। नानानेद मेरी सफलता से बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी मुझे मेरी कमाई का चौथाई हिस्सा दे दिया। मैं धन का स्वामी बनकर आनंदित था। मैगिडो सही था जिसने कहा था कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे काम की प्रशंसा करता है। मैं अपनी सफलता पर इतना रोमांचित था कि उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं ये अनुमान लगा रहा था कि मैं 1 साल में कितना कमा सकता हूं और अपनी स्वतंत्रता खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे। जब मैं हर दिन अपनी ट्रे में केक लेकर बेचने लगा तो जल्द ही मेरे नियमित ग्राहक बन गए। उनमें से एक थे तुम्हारे दादाजी अरद गुला। वे कालीनों के व्यापारी थे जिन्हें वो गृहिणियों को बेचते थे। वे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। उनके साथ साथ एक गधा चलता था जिस पर कालीनों का ऊंचा ढेर रखा होता था। इसकी देखभाल के लिए उनके साथ एक अश्वेत गुलाम भी रहता था। वे 2 केक अपने लिए खरीदते थे और 2 अपने गुलाम के लिए। उन्हें खाते समय वो मुझसे बातें करने के लिए हमेशा ठहर जाते थे। तुम्हारे दादाजी ने एक दिन मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे तुम्हारे केक पसंद हैं, परंतु मुझे तुम्हारी मेहनत इससे भी ज्यादा पसंद है जिसके साथ तुम उन्हें बेचते हो। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो तुम सफलता की राह पर बहुत आगे तक जाओगे। हदान गुला, तुम ये बात नहीं समझ सकते कि उस गुलाम लड़के के लिए ये प्रोत्साहन के शब्द क्या मायने रखते होंगे, जो एक बड़े शहर में अपनी पूरी ताकत से अकेला संघर्ष कर रहा था ताकि अपनी गुलामी से बाहर निकलने का कोई तरीका खोज सके। महीने गुजरते गए और मेरे पर्स में सिक्के इकट्ठे होते गए। मेरे बेल्ट में लगे पर्स का वजन बढ़ता गया। जैसा मैगिडो ने कहा था, काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैं बहुत खुश था, परंतु स्वास्थ्य चिंतित थी। उसने कहा, मैं मालिक की वजह से चिंतित हूं। मुझे डर है कि वो ज्यादातर समय जुआ की टेबल पर बिताते हैं। एक दिन मुझे मेरा मित्र मैगिडो सड़क पर मिल गया, जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह 3 गधों पर सब्जियां लादकर बाजार ले जा रहा था। उसने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से हूं। मेरे मालिक ने मेरे अच्छे काम से खुश होकर मुझे प्रभारी बना दिया है। वह सामान बेचने के मामले में भी मुझ पर भरोसा करता है और उसने मेरे परिवार को भी बुलवा भेजा है। काम विपत्ति से उभरने में मेरी मदद कर रहा है। किसी दिन यह स्वतंत्रता खरीदने में भी मेरी मदद करेगा और भविष्य में मैं अपने खेत का मालिक बन जाऊंगा। समय गुजरता गया। नानानेद मेरे लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब मैं लौटता था तो वह इंतजार करता मिलता था ताकि वह उत्सुकता से हमारे धन को गिने और बांट ले। वह मुझे नए बाजार तलाशने के लिए प्रेरित करता था ताकि मैं ज्यादा केक बेच सकूं। अक्सर मैं शहर के दरवाजे के बाहर भी जाता था ताकि दीवार बनाने वाले गुलामों के ठेकेदारों को अपने केक बेच सकूं। हालांकि मुझे वह अप्रिय दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु ठेकेदार बहुत उदारता से खरीदते थे। एक दिन मैं जेबेदो को देखकर हैरान हुआ, जो ईंटों को अपनी बास्केट में भरने के लिए कतार में लगा हुआ था। वह बहुत दुबला हो गया था। उसके कंधे झुक गए थे और उसकी कमर पर चाबुकों के घाव और फोड़े साफ नजर आ रहे थे। उस पर तरस खाकर मैंने उसे केक दे दिया। वह भूखे जानवर की तरह केक को चबा गया। उसकी आंखों में लोभ की चमक देखकर मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरी पूरी ट्रे न छीन ले, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। अरद गुला ने एक दिन मुझसे पूछा, तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद है, यही सवाल आज तुमने मुझसे पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मैगिडो ने काम के बारे में क्या कहा था और यह भी कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैंने उन्हें गर्व से सिक्कों से भरा अपना पर्स बताया और यह कहा कि मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए उन्हें बचा रहा था। उन्होंने पूछा, स्वतंत्र होने के बाद तुम क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं व्यापारी बनना चाहता हूं। इस पर उन्होंने मुझे विश्वास में लिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने कहा, तुम शायद यह नहीं जानते हो कि मैं भी गुलाम हूं, परंतु मैं अपने मालिक का पार्टनर भी हूं। हादान गुला ने कहा, रुक जाओ, मैं अपने दादाजी का अपमान करने वाली झूठी बातें नहीं सुनूंगा। वे गुलाम नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी थीं। शारूनादा शांत रहा। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकलकर ऊपर उठे और दमिश्क के अग्रणी नागरिक बने।
क्या तुम, उनके पोते भी उसी मिट्टी के बने हो? क्या तुम मर्द हो जो सच्चे तथ्यों का सामना कर सके, या तुम झूठे भ्रमों में जीना पसंद करते हो? हादान गुला तनकर बैठ गया। गहरी भावना से रूंधी आवाज में उसने जवाब दिया, मेरे दादाजी से सब प्रेम करते थे। उन्होंने अनगिनत अच्छे काम किए थे। जब अकाल आया तो उन्होंने मिस्र में अनाज खरीदने के लिए धन दिया और उनका कारवां उसे दमिश्क लेकर आया। उन्होंने सारा अनाज लोगों में बांट दिया ताकि कोई भूखा न मरे। अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपमानित गुलाम थे। शारूनादा ने जवाब दिया, अगर वे बेबीलोन में गुलाम ही बने रहते तो उन्हें अपमानित कहना उचित होता, परंतु जब वे अपने प्रयासों से दमिश्क के महान व्यक्ति बन गए तो दरअसल देवताओं ने उनके दुर्भाग्यों को माफ कर दिया और उनका सम्मान किया। शारूनादा ने आगे कहा, मुझे यह बताने के बाद कि वे एक गुलाम हैं, उन्होंने यह कहा कि वे स्वतंत्र होने के लिए बेताब थे। अब उनके पास अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पर्याप्त धन आ गया था, परंतु वे इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन दिनों उनकी बिक्री पहले जितनी अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें अपने मालिक का सहारा छोड़ने में डर लग रहा था। मैंने उनके अनिर्णय को विरोध किया। अपने मालिक से बंद करना रहें, एक बार फिर से स्वतंत्र व्यक्ति की भावना का अनुभव करें, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करें और सफल बनें। यह निर्णय लें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर काम करके आप उसे हासिल कर लेंगे। वे यह कहकर अपने रास्ते चले गए कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित कर दिया था और इससे उन्हें खुशी हुई थी। एक दिन मैं एक बार फिर से शहर के द्वार के बाहर गया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। जब मैंने एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, क्या तुमने सुना नहीं है, एक भगोड़े गुलाम ने सम्राट के सैनिक को मार डाला था। उसे पकड़कर सजा सुना दी गई है और आज उसे उसके अपराध के लिए कोड़े मारकर मार डाला जाएगा। सम्राट स्वयं यहां पर आने वाले हैं। कोड़े मारने वाले स्थान के आसपास इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं घबरा गया। मुझे डर था कि अगर मैं वहां गया तो मेरी शहद के केक वाली ट्रे गिर जाएगी। इसलिए मैं एक अधूरी दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिर के ऊपर से नजारा देख सकूं। मैंने वहां पर सम्राट को देखा जो अपने सुनहरे रथ पर सवार थे। इससे पहले मैंने कभी इतना वैभव नहीं देखा था। सुंदर वस्त्र, सुनहरे कपड़े और मखमल के पर्दे। मैंने कोड़े मारने का दृश्य नहीं देखा, हालांकि मुझे बेचारे गुलाम की चीखें सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा कि हमारे आकर्षक सम्राट जितना उदार व्यक्ति इतने कष्ट को देखना कैसे सहन कर सकता है। परंतु जब मैंने उन्हें अपने सामंतों के साथ हंसी मजाक करते देखा तो मैं जान गया कि वे क्रूर थे, और मैं यह भी जान गया कि दीवार बनाने में गुलामों से ऐसे अमानवीय काम क्यों करवाए जाते हैं। गुलाम के मर जाने के बाद उसका शरीर एक खंभे पर रस्सी से लटका दिया गया ताकि सब उसे देख सकें। भीड़ छट जाने के बाद मैं करीब गया। उसके भरे सीने पर मैंने 2 सांप गुदे देखे। वह और कोई नहीं बल्कि मेरा परिचित समुद्री डाकू था। अगली बार जब मैं अरद गुला से मिला तो वे बदले हुए इंसान थे। उत्साह भरे स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, देखो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वो अब स्वतंत्र इंसान बन चुका है। तुम्हारे शब्दों में जादू था। मेरी बिक्री और मुनाफा अब बढ़ने लगे हैं। मेरी पत्नी बहुत खुश है। वो मेरे मालिक की भतीजी थी और एक स्वतंत्र महिला थी। उसकी बहुत इच्छा है कि हम किसी अजनबी शहर में चले जाएं जहां किसी को भी मेरी गुलामी के बारे में जानकारी ना हो, ताकि हमारे बच्चों को अपने पिता के दुर्भाग्य के लिए ताने ना झेलने पड़ें। काम मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है। इसने मुझे आत्मविश्वास दिलाया है और मेरी बेचने की क्षमता को बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हुआ कि उनके दिए प्रोत्साहन के बदले में मैंने थोड़ा सा ही सही योगदान तो दिया था। एक शाम को स्वास्थी बहुत दुखी अंदाज में मेरे पास आई और बोली, मालिक संकट में है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। कुछ महीने पहले वे जुए की टेबल पर बहुत ज्यादा रकम हार गए थे। वे किसान को अनाज या शहद के पैसे नहीं दे रहे हैं। वे सूदखोर का ब्याज नहीं चुका रहे हैं। ये लोग गुस्सा हैं और उन्होंने मालिक को धमकी भी दी है। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हम अपने मालिक की मूर्खता पर चिंता क्यों करें? हम उनके रखवाले नहीं हैं। मूर्ख युवक, तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने सूदखोर से जो धन लिया था उसके बदले में उन्होंने तुम्हें बंधक बना दिया था। कानून के मुताबिक वो सूदखोर तुम पर दावा कर सकता है और तुम्हें बेच सकता है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। वे अच्छे मालिक हैं। क्यों? आखिर उन पर ऐसी मुश्किल क्यों आई? स्वास्थी के डर निराधार नहीं थे। जब मैं अगली सुबह केक बना रहा था तो सूदखोर सासी नाम के एक आदमी के साथ वहां आया। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि मैं ठीक हूं। सूदखोर ने मेरे मालिक के लौटने का इंतजार भी नहीं किया। इसके बजाय उसने स्वास्थी से कहा कि वो मालिक को बता दे कि वो मुझे ले गया है।
मेरे पास सिर्फ तन के कपड़े और मेरे बेल्ट में बंधा सिक्कों से भरा पर्स था। केक अधूरे छोड़कर मैं उसके साथ चल दिया। अब मेरी सारी आशाएं उसी तरह उजड़ गईं, जिस तरह तूफान किसी पेड़ को जंगल से उखाड़कर उफनते समुद्र में डाल देता है। एक बार फिर जुए और शराब ने मेरे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया था। सासी एक रूखा व्यक्ति था। जब वो मुझे शहर के पार ले गया तो मैंने उसे बताया कि मैंने नानानेत के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं उसके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। उसके जवाब में कोई प्रोत्साहन नहीं था। मुझे ये काम पसंद नहीं है, मेरे मालिक को भी पसंद नहीं है। मालिक ने सम्राट ने कहा कि वो बड़ी नहर का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझे भेजे। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं ढेर सारे गुलाम खरीदूं, कड़ी मेहनत करूं और काम जल्दी खत्म करूं। बाप रे, कोई आदमी इतने बड़े काम को जल्दी खत्म कैसे कर सकता है? कल्पना करो, हर तरफ रेगिस्तान हो, एक पेड़ तक ना हो, सिर्फ छोटी झाड़ियां हों। सूरज इतनी तेजी से चमक रहा हो कि हमारे पीपे का पानी इतना गर्म हो जाता था कि हम उसे पी नहीं सकते थे। फिर कल्पना करो, आदमियों की कतारें लगी हों जो सुबह से रात तक गहराई में जा रही हों और मिट्टी की भारी बाल्टियां धूल भरी गर्म पगडंडियों से ऊपर ला रही हों। भोजन एक तरह की नाली में दिया जाता था जिसमें से हम सूअरों की तरह खाते थे। ना तो हमारे पास तंबू थे, ना ही बिस्तर। मैंने खुद को इस तरह की स्थिति में पाया। मैंने अपने पर्स को जमीन में गाड़कर छुपा दिया और सोचने लगा कि क्या मैं इसे कभी खोदकर दोबारा निकाल पाऊंगा। पहले तो मैंने उत्साह से काम किया, परंतु कई महीने गुजर जाने के बाद मेरा मनोबल टूटने लगा। फिर बुखार ने मेरे थके शरीर को गिरफ्त में ले लिया। मेरी भूख खत्म हो गई और मुझसे मटन या सब्जियां नहीं खाई जाती थीं। रात को मैं जागता रहता और दुखी होता रहता। दुखी मन से मैंने सोचा कि कहीं ज़ेबेडो की योजना ही तो सबसे अच्छी नहीं थी कि काम को टालो और अपनी पीठ को टूटने से बचाओ। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे पिछली बार किस हाल में देखा था। मैं समझ गया कि उसकी योजना अच्छी नहीं थी। फिर मुझे गुस्सैल समुद्री डाकू याद आया और मैंने सोचा कि लड़ने और मार डालने का तरीका भी इतना बुरा नहीं था। परंतु फिर मुझे उसकी खून से लथपथ देह याद आ गई और मैं समझ गया कि उसकी योजना भी बकवास थी। फिर मुझे मैगिडो की आखिरी झलक याद आई। कड़ी मेहनत के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, परंतु उसका दिल हल्का था और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसकी योजना सबसे अच्छी थी। बहरहाल मैं भी मैगिडो की तरह मेहनत करना चाहता था। मैगिडो मुझसे ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था। फिर काम की बदौलत मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं मिली? मैगिडो को खुशी काम की बदौलत मिली थी, या फिर खुशी और सफलता सिर्फ देवताओं की इच्छा पर निर्भर करती थी? क्या मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा? क्या मुझे कभी खुशी और सफलता नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजते रहे और मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं था। दरअसल मैं बहुत दुविधा में था। कई दिनों बाद जब ऐसा लगा कि मैं अपनी सहनशक्ति के छोर पर पहुंच गया था और मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो सासी ने मुझे बुलवाया। एक संदेशवाहक मेरे मालिक के पास से मुझे बेबीलोन ले जाने के लिए आया था। मैंने अपने कीमती पर्स को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, अपने तन पर अपने फटे कपड़े डाले और उस संदेशवाहक के साथ चल दिया। यात्रा के दौरान मेरे बुखार से तपते मस्तिष्क में यह विचार आया कि तूफान मुझे उठाकर इधर से उधर पटक रहा था। मेरा जीवन अपने पैतृक कस्बे हारून के गीत के विचित्र शब्दों के अनुरूप था। बवंडर की तरह इंसान को घुमाते हुए, तूफान की तरह उसे उड़ाते हुए, जिसकी राह का कोई अनुसरण नहीं कर सकता, जिसके भाग्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह सजा पाना लिखा था? न जाने किन पापों की, न जाने कौन सी निराशाएं और दुख मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम मालिक के घर के अहाते में पहुंचे तो मेरे आश्चर्य की कल्पना करें कि वहां मैंने अरदगुला को अपना इंतजार करते देखा। उन्होंने नीचे उतरने में मेरी मदद की और मुझे इस तरह गले लगाया जैसे उन्हें उनका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। अंदर जाते समय मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा जैसे गुलाम को मालिक के पीछे चलना चाहिए, परंतु उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। जब मेरी आशा खत्म हो गई तब कहीं जाकर मेरी स्वास्थ्य से मुलाकात हुई। उसने मुझे उस सूदखोर के बारे में बताया जिसने मुझे तुम्हारे मालिक तक पहुंचाया। उसने बहुत ज्यादा कीमत मांगी और मैंने बहुत महंगा सौदा किया, परंतु तुम सचमुच बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारे जीवन दर्शन और तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे इस सफलता तक पहुंचने की प्रेरणा दी थी। मैंने बीच में कहा, मेरा नहीं, मैगिडो का जीवन दर्शन। मैगिडो का भी और तुम्हारा भी। तुम दोनों को धन्यवाद। हम दमिश्क जा रहे हैं और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूं। 1 मिनट में तुम स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्र के नीचे से एक मृदा पत्र निकाला जो मेरी गुलामी का दस्तावेज था। इसे उन्होंने अपने सिर के ऊपर उठाया और जमकर पत्थरों पर पटक दिया। इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। खुशी से वे उन टुकड़ों पर तब तक कूदते रहे जब तक वे धूल न बन गए। मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी था।
इस कहानी में तुमने देखा कि मेरी सबसे बड़ी विपत्ति में भी काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हुआ। काम करने की मेरी इच्छा की बदौलत ही मैं दीवारों पर काम करने वाले गुलामों की गिनती में आने से बचा। मेरे काम ने ही तुम्हारे दादाजी को प्रभावित किया, इसी वजह से उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया। फिर हादान गुला ने पूछा, क्या काम ही मेरे दादाजी की दौलत का रहस्य था? शारुनादा ने जवाब दिया, ये उनकी सफलता का इकलौता रहस्य था। तुम्हारे दादाजी काम करने से प्रेम करते थे। देवताओं ने उनकी मेहनत से खुश होकर उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कार दिया। हादान गुला ने सोचते हुए कहा, मैं अब देख सकता हूं कि काम ने उनके बहुत से मित्र बनाए जो उनकी मेहनत और इससे मिलने वाली सफलता से प्रभावित थे। काम ने उन्हें दमिश्क में सम्मान दिलाया। काम ने ही उन्हें वे सारी चीजें दिलाईं जो मैं चाहता हूं, और मैं सोचता था कि काम सिर्फ गुलाम करते हैं। शारुनादा ने कहा, जिंदगी में बहुत से आनंद हैं जिनका उपभोग आदमी को करना चाहिए। हर आनंद की अपनी जगह है। मैं खुश हूं कि काम सिर्फ नौकरों या गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अपने सबसे बड़े आनंद से महरूम रह जाता। मैं बहुत सी चीजों का आनंद लेता हूं, परंतु काम की जगह कोई और चीज नहीं ले सकती। शारुनादा और हादान गुला ऊंची दीवारों की छाया से निकलकर बेबीलोन के कांसे के बड़े द्वार से प्रविष्ट होने लगे। उनके पास आते ही द्वार के रक्षक सावधान की मुद्रा में आ गए और उन्होंने एक सम्मानित नागरिक को सलाम किया। शारुनादा ने सिर तान कर अपने लंगे कारवान को द्वार से प्रविष्ट कराया और शहर की सड़कों पर ले गया। हादान गुला ने उसमें विश्वास जताते हुए कहा, मैं हमेशा अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था, परंतु पहले कभी मुझे ये पता ही नहीं था कि वे किस तरह के इंसान थे। आज आपने मुझे ये बता दिया है। अब मैं समझ गया हूं और मैं उनकी पहले से ज्यादा प्रशंसा करता हूं। अब मेरा संकल्प बढ़ चुका है और मैंने ये ठान लिया है कि मैं उनके जैसा बनूंगा। मुझे डर है कि मैं कभी आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि आपने उनकी सफलता की सच्ची कुंजी मुझे सौंप दी है। आज से ही मैं उनकी कुंजी का प्रयोग करूंगा। मैं उतनी ही छोटी शुरुआत करूंगा जितनी उन्होंने की थी, जो मेरी हैसियत को ज्यादा सच्चाई से बताएगी, जो रत्नों और अच्छे वस्त्रों से पता नहीं चलती है। यह कहकर हादान गुला ने अपने कानों से रत्नों के छल्ले और अपनी उंगलियों से अंगूठियां उतार दीं। फिर अपने घोड़े की रास छोड़ते हुए वे कारवां के लीडर के पीछे पीछे चलने लगे। इस सब के बाद मशहूर काम के लोग जब भी मिलते थे तो वे प्रशंसा के साथ कहते थे कि हादान गुला 5 वर्षों में अपनी मेहनत के बलबूते पर बेबीलोन का अमीर नागरिक बन गया।